सन 2019 की बात है। फ्री फायर खेलते हुए मुझे 1.5 साल हो गया था एंड उस टाइम पे लड़कियों के साथ खेलना, उनकी रिक्वेस्ट आना बहुत बड़ी बात थी। पहले के समय में लड़कियां बहुत कम थी गेम में, मतलब ना के बराबर थी, जस्ट लाइक हरियाणा। एंड जो थी उनकी आवाज किरमांडा जैसी थी एंड जो बची कुची थी उनमें से किसी एक की रिक्वेस्ट आई थी मेरे को। जेनिफर नाम था उसका। जेनिफर और उसका छोटा भाई साथ में गेम खेलते थे। मोस्टली जेनिफर ही गेम खेलती थी, उसका भाई पीछे से कमेंट्री देता था। 14 दिन तक मैं उन दोनों के साथ गेम खेला, लेकिन जो बहनचोद उसके बाद हुआ ना, मेरे हाथ से फोन गिर गया, मेरा गला सूख गया, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मैं खुद सुन पा रहा था उसे। 1.5 महीने मैंने गेम नहीं ओपन किया अपना। सो बेसिकली कहानी शुरू होती है। जेनिफर ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी थी क्योंकि मैंने उसे 2019 में सोलो वर्सेस स्क्वाड में मारा था। शी वांटेड अ गुड टीममेट, सो आई एक्सेप्टेड हर रिक्वेस्ट। हम साथ खेलने लगे। भाई आप मानोगे नहीं, उसकी आवाज इतनी प्यारी थी ना कि मैं दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाता था। पर वो काफी डिप्रेस थी, मतलब मेरे को आज भी याद है, बीच गेम में शी स्टार्टेड क्राइंग। रात का टाइम था, मैंने पूछा क्या हुआ तो वो बताती भी नहीं थी। मेरी बातें भी ज्यादातर सुनती थी, रेयरली जवाब देती थी। फिर उसका भाई भी बीच बीच में गेम में आता, बोलता दीदी कुछ खा लो, काफी टाइम हो गया। वो शांत रहती, बहनचोद बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। मैं भी उससे कहता जेनिफर गो इट समथिंग, काफी टाइम से खेल रहे हैं, चले जाओ कुछ खा लो। फिर वो जाती थी। उसका भाई मतलब बहुत बोलता था, एक गेम खेलने दो, मन कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। जेनिफर ने मतलब नया नया गेम स्टार्ट किया था, उतना अच्छा खेलना नहीं आता था उसे। 2 MP40 लेके खेलती थी 2019 में। उसका भाई मतलब बोलता था AK उठा लो दीदी, मस्त चलती मस्त चलती। वो कुछ बोलती नहीं बहनचोद, वो अलग ही दुनिया में रहती थी। मैं 10 बार कहता था यहाँ पे AK पड़ी है, आके उठा ले, फिर वो आके उठाती थी। मुझे ऐसा लगता था अपने भाई से उसकी अलग ही किलस थी। पर फिर जो चीज 10वें दिन हुई ना, वो उसकी रोने की आवाज मैं नहीं भूल पाया बहनचोद आज तक। और जिस वजह से वो रो रही थी ना, वो सुनकर सफेद ही पड़ गया था मैं। पर फिर 10वें दिन क्या होता है, हम लोग साथ में रात में खेल रहे हैं और वो खेलते खेलते रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, नहीं बताया उसने। वो कंटिन्यूसली रोई जा रही है, मैं पूछे जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही है। उसका भाई भी उसे चुप करा रहा है, चुप हो जा चुप हो जा। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद चुप हो जाती और खेलने लगती। 10वें दिन ये हुआ, 13वें दिन भी ये सेम हुआ, वो रोई चुप हो गई। बट फिर जब 14वें दिन दोबारा हुआ ना, वो रोई जा रही नॉन स्टॉप। उसका भाई चुप करा रहा, चुप हो जाओ। मैंने कहा बताओ तो एटलीस्ट, इतना तो भरोसा रखो कम से कम, मैं हूँ तुम्हारा भाई है, बताओ तो बात क्या है। शी सेड 1 सेकंड, भाई के बारे में तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, पूरे दिन दीदी दीदी करता रहता है, मुझे नहीं पता होगा। फिर उसने बोला कि इतनी तेज हो गई थी कि मैं खुद सुन पा रहा था और जिस वजह से वो रो रही थी ना, वो सुन। फिर उसने बोला कि मेरा भाई था जिसकी 1 महीने पहले डेथ हो गई थी और मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहती। दिल पसीजने लगा मेरा, ऐसा लगा कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। बालकनी पर खड़े होकर मैं उससे फोन पर बात कर रहा था, फोन छूट गया हाथ से। मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी कि मैं नीचे जाकर मोबाइल उठा पाता। आई ऑलमोस्ट फकिंग फेंटेड मैन। मैं खुद जमीन पर गिर गया और बस यही सोच रहा कहीं ये एक मजाक तो नहीं मेरे साथ। पर उस लड़की का हर रात चीख चीख कर रोना, उसकी आवाज में वो कुछ खोने का दर्द, अपने भाई की किसी भी बात का जवाब न देना, ये मजाक नहीं हो सकता बहनचोद। शायद उसके भाई को मैं ही सुन सकता था, पर मैं ही क्यों? सही में स्पिरिट्स रूह की दुनिया होती है, वहाँ से लौट कर आया जा सकता है? इतने सवाल बहनचोद, मेरी सांसें वापस आई और अब मैं लग गया पता करने कि हुआ क्या था आखिर उसके भाई के साथ। और शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भगवान को कभी नहीं मानता था मैं, क्योंकि हमेशा से सिर्फ छीना था उन्होंने मुझसे। उसकी एक अलग कहानी है, पर जब पहली बार प्यार हुआ वो भी छीन लिया। और उस लड़की से हुआ जिसके मरे हुए भाई को मैं गेम माइक से सुन सकता था। जेनिफर अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। इस गिल्ट ने उसे तोड़ कर रख दिया था और ये दुख अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था उसे। और मैं सिर्फ उसे रोते हुए बर्बाद होते हुए देख रहा था। हर एक कोशिश की उसे हंसाने की मैंने, कि वो थोड़ा सा मुस्कुराते। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि उसके गेम माइक से मैं उसके भाई की आवाज सुन सकता हूँ, की आवाज आती थी मेरे को, ये बात सुनकर उसे लगा कि उसका भाई कहीं तड़ा पर आए, फंस गया। जेनिफर ने खुद को बर्बाद करना शुरू कर दिया। कभी हाथ काट लेती, कभी जहर पी लेती, कभी रोते रोते कहती मुझे अपने भाई के पास जाना है, प्लीज आकाश मार दो मुझे। ये वर्ड्स थे उसके। इतना लाचार मैंने अपने आप को कभी महसूस, कभी फील ही नहीं किया था। उसे हर दिन मरते हुए देख रहा था मैं अपनी आंख के सामने। बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था टू बी ऑनेस्ट। मैं उसके सारे दुख मैं अपने ऊपर ले लेता पलक झपकते, अगर ये पॉसिबल हो पाता। उसे बहुत सारी चीजें समझाई मैंने, वो शांत होने लगी, दवाइयां लेने लगी, वो ठीक होने लगी थी। पर मेरी लड़ाई तो भगवान से थी ना, उनसे कैसे जीत सकता था मैं। सुसाइड कर लिया जेनिफर ने। नहीं बर्दाश्त कर पाई अपने भाई को खोने का दर्द, क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई की मौत की वजह ही वही है। उस दिन मैं पहली बार मंदिर गया था उन्हें ये बात बताने की मैंने जीवन में उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक चीज मांगी थी कि ये लड़की दोबारा से खुश हो जाए, पर उनसे वो भी नहीं हो पाया। तो किस बात के भगवान है? एक इंसान से प्यार हुआ और वो भी छीन लिया। मेरे आंसू निकल गए वहाँ पे और बस मैं वापस जाने लगा। लेकिन शायद से बंसीधर को पसंद नहीं कोई उन्हें सच्चे दिल से नफरत करे, तो उन्होंने बांसुरी बजा दी अपनी। फोन आता है मेरे को एक, और तभी उगा हुआ सूरज वापस डूबने लगता है। तभी अचानक से फोन बजता है मेरा। एक आवाज आती है, भैया दीदी के साथ आपने ऐसा क्यों होने दिया, आप बचा सकते थे उन्हें। रोते रोते ये बात इमैनुअल मेरे को कहता है। इमैनुअल वही जेनिफर का भाई, उसी की आवाज थी। एज यूजुअल फोन कटने के बाद हिस्ट्री में कोई नंबर भी नहीं था। मैं वहीं बीच रोड पर बैठ गया, आंख से आंसू तो आ ही रहे थे, लगभग बेहोश ही होने वाला था। तभी एक फटे कपड़ों में एक बुजुर्ग आता है मेरे पास, मेरे आंसू पोंछता है और मेरी आंखों में देखकर कहता है, जुड़ जा उसके दर्द से, जी उसके दर्द को, और जब दर्द महसूस कर पाएगा तुम्हारी दुनिया एक हो जाएगी, वक्त बदल जाएगा। तभी मैं बेहोश हो जाता हूँ, आंखें खुलती है, मैं दिल्ली रेलवे
स्टेशन पर होता हूँ। सामने देहरादून जाने की ट्रेन होती है जहाँ जेनिफर का घर था। मैं बिना सोचे उस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये डेट्स याद रखना। 1 फरवरी 2019 को मैं मिलता हूँ जेनिफर से। 14 फरवरी को मुझे पता चलता है इमैनुअल की डेथ 3 जनवरी को हो चुकी थी। 25 फरवरी को जेनिफर ने भी सुसाइड कर लिया था। और उसके अगले दिन यानी 26 फरवरी को मैं ट्रेन पकड़ लेता हूँ देहरादून जाने की। एंड पूरी रात ट्रेन में बैठ के बस सोचता रहता हूँ कैसे पहुंचना है, कुछ भी करके पहुंचना है। जस्ट मेरी आंख लगती है एंड सुबह उठता हूँ, मैं ट्रेन से उतरता हूँ। उस दिन तारीख होती है 27 फरवरी। ऐसा शायद तुम्हें लगे ऐसा हो सकता था, हम सबके साथ शायद ऐसा ही होता, बट प्यार में लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता है। और जब मैं ट्रेन से उतरता हूँ तो हर कोई एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा होता है। एंड तभी मैं अखबार देखता हूँ तो मुझे पता चलता है उस दिन तारीख होती है 1 जनवरी 2019। इमैनुअल की डेथ से, जेनिफर के भाई की डेथ से 2 दिन पहले की तारीख। और अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। 2 जनवरी को इमैनुअल और जेनिफर के मम्मी पापा दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं घूमने फिरने का। 3 दिन बाद उनको आना होता है तो वो लोग निकल जाते हैं अपना घूमने। अब घर में सिर्फ कौन बचा, जेनिफर और इमैनुअल। दोनों बढ़िया अपना खा पी के सो जाते हैं। तभी इमैनुअल की नींद खुलती है अचानक से। उसे किसी की आवाज आती है चलने की। रात में लगभग 2 बज रहे होते हैं। वो जैसे ही अपने रूम से निकलता है देखता है एक मास्क लगाया हुआ बंदा जेनिफर को अपने कंधे पे उठाकर लेकर जा रहा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ता है, धक्का मारता है, पर एक 11 साल का बच्चा कितना ही लड़ देता। अचानक से इमैनुअल उस बंदे के हाथ पे काट लेता है पूरी जान लगाकर। फिर वो बंदा इमैनुअल को धक्का मारता है और अपने हाथ की बाजू को चेक करता है कहीं ज्यादा तो खून वून नहीं बह रहा। इमैनुअल ने बहुत जोर से काटा होता है। लेकिन तभी इमैनुअल की नजर पड़ती है उसके हाथ पर बने कैंसर के टैटू पे। एंड इमैनुअल बोलता है, पापा आप। विक्टर नाम होता है इमैनुअल के बाप का और उस मास्क में वही था। ये सुनकर विक्टर समझ जाता है कि इमैनुअल ने उसे पहचान लिया है और वो जेनिफर को वहीं साइड में कहीं बांध देता है और उसी की आंख के सामने इमैनुअल को जिंदा काट देता है। 11 टुकड़े करता है वो इमैनुअल के। और पता है बात क्या है, कटने के बाद भी इमैनुअल का दिल धड़क रहा होता है। गर्दन कटने के बाद भी उसकी आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तभी वहाँ जेनिफर की माँ पहुंचती है पुलिस वालों के साथ और उन्हें पता चलता है एक्चुअल विक्टर का प्लान क्या था। विक्टर अपनी ही बेटी जेनिफर को बेचना चाह रहा था काफी टाइम से। उसे एक बायर मिलता है नेपाल में। वो 3 करोड़ देने को रेडी होता है बिकॉज जेनिफर बला की खूबसूरत थी और वर्जिन भी थी। विक्टर का प्लान होता है अपनी बीबी को कहीं बाहर लेकर जाना, होटल में उसे बेहोशी की दवा दे देना, वापस घर आकर जेनिफर को इंजेक्शन देना एंड उसे ट्रक में कहीं भिजवा देना। पर जेनिफर की माँ एना, उसको भी कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है विक्टर पर, क्योंकि वो अपनी बेटी की ही फोटोज काफी लोगों को भेजता था। वो पूछती थी किसे भेज रहा है तो कहता था रिलेटिव्स को भेज रहा हूँ शादी के लिए। बट जब उसने खुद रिश्तेदारों से बात की तो उसे पता चला इसने कोई फोटोज नहीं भेजी किसी भी रिश्तेदार को। और विक्टर इमैनुअल को इसीलिए मारता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो बंदा जेनिफर को लेके जा रहा है मास्क में वो उसी का बाप है। इमैनुअल की मौत बर्दाश्त नहीं हो पाती जेनिफर से और वो खुद की भी जान ले लेती है। पर वक्त आ गया है ये सब कुछ बदलने का। अब मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके इमैनुअल और जेनिफर को बचाना था। पर भैंचो दिमाग में कुछ ना है, बचाऊं कैसे। मैं ठहरा दिल्ली से सेल्स डिपार्टमेंट में एक छोटी सी जॉब करता था। वही वाला दिमाग लगा के हम भी पहुंच जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी जान, जेनिफर और अपने होने वाले भूतिया साले को बचाने। मैं जेनिफर के घर के बाहर ही उसके बाप का वेट करता हूँ। जैसे ही विक्टर आता है मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ, उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ और बोलता हूँ रुको, तुम मुझे नहीं जानते और ना ही जानो तो बेहतर है, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। यू आर विक्टर। अपनी ही बेटी को नेपाल में बेचने के लिए उसे यहाँ से ले जाने आए हो, पर ऐसा कर नहीं पाओगे। तुम्हारी बीवी यहाँ जस्ट आधे घंटे में पहुँचने वाली है पुलिस वालों के साथ। तुम उसे बेहोश करोगे ये बात उसे पहले से पता थी, बट शी वांट्स टू कैच यू रेड हैंडेड। तुम्हारे बच्चे अंदर तुमसे छुप कर बैठे हैं। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते, या तो तुम उन्हें पहले घर में ढूंढो, बेहोश करो, उतने में तुम्हारी बीवी यहाँ पहुंच ही जाएगी, या फिर मैं जेनिफर को ले जाने में तुम्हारी मदद करूँ और बदले में तुम मुझे 30% दो। उसके बाद विक्टर के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। उसे जो मैंने चीजें बताई वो सच भी थी और कुछ नहीं भी थी, क्योंकि उसके बच्चे अंदर सो ही रहे होते हैं। उसकी बीवी को आने में 1.5-2 घंटे होते ही हैं। फिर विक्टर को मेरी बात माननी ही पड़ती है। तब वो मुझे एक मास्क देता है और इमैनुअल को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन। मैं और वो साथ में घर के अंदर जाते हैं और सबसे पहले मैं इमैनुअल के कमरे में जाता हूँ। वो सो ही रहा होता है। फिर मैं उसके जबड़े पे इतनी जोर से मारता हूँ कि वो बेहोशी हो जाता है। वजह एक ही होती है, मेरी बुंड फाड़ने के लिए। गेम में क्या भैंचो उसे मैं ही मिला था कि नहीं इसी वाले भैया को मैं सुनाई दूंगा और किसी को सुनाई नहीं दूंगा। बट ये साले के लिए रिस्पेक्ट है भाई। अपनी बहन से इतना प्यार करता था, मरने के बाद भी भूत बनकर वापस आता है। फिर मैं और विक्टर जेनिफर को बेहोश करके उसे गाड़ी में रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। विक्टर ही कार ड्राइव कर रहा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं विक्टर को बोलता हूँ मुझे एक दूसरा रास्ता पता है जहाँ पे कैमराज और पुलिस वाले हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हम सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, लेट मी ड्राइव। तब वो कहता है श्योर, स्मार्ट गाय। जैसे ही हम सीट एक्सचेंज करने के लिए उठते हैं मैं अपनी पॉकेट से वो इंजेक्शन निकालता हूँ जो उसने मुझे इमैनुअल को लगाने के लिए दिया होता है और उसकी नेक में घुसेड़ देता हूँ। बट मुझे लगा था वो इंस्टेंट बेहोश हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बूंद से गन निकालता है और मुझे मारने ही वाला होता है। तभी